हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस चैनल में। तो इन दिस चैनल्स वी विल डू ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो और कुछ थ्योरी भी चलेंगी, ऐसा नहीं है केवल प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस हो, कुछ थ्योरी भी चलेंगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि पता चल रहा होगा नाम से, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, जो कि टीजीटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश सब्जेक्ट टीजीटी के लिए। वैसे भी इंग्लिश में ये तो नहीं कहेंगे कि टीजीटी यूपी टीजीटी के लिए नहीं, कोई भी हो, एनवीएस टीजीटी हो, केवीएस टीजीटी हो, एडब्ल्यूएस टीजीटी हो, कोई भी टीजीटी हो, सब में ये फिगर ऑफ स्पीच इम्पॉर्टेंट है। और आजकल जो है कंपटीशन में भी जो बहुत बेसिक से फिगर ऑफ स्पीच है वो भी पूछ दिए जाते हैं। इसीलिए क्या है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। भाई चैनल को देखिए और सब्सक्राइब भी करते जाइए। और आइए अब इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। कब क्या होता है, केवल आप ना सुने, लिसनिंग स्किल्स जो है बढ़ाइए। आपने बीएड में या किया होगा, या जिन्होंने नहीं किया होगा उन्होंने 4 स्किल्स पढ़ी होंगी, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है ना। तो लिसनिंग और जो रीडिंग है, ये दोनों क्या होती हैं, इनर स्किल्स को मतलब आप जो भी कुछ पढ़ते हो प्रॉपर जो माइंड में जाता है वो इनर स्किल्स में जाता है। और स्पीकिंग और राइटिंग क्या होते हैं, ये प्रोडक्टिव होते हैं, जो कि मतलब क्या होता है कि जो आपके अंदर होता है उनको, जो आप सीख जाते हो जो चीज़ें, उनको बाहर निकालते हो इन दोनों स्किल्स के जरिए। तो लिसनिंग और रीडिंग की हैबिट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग और स्पीकिंग की तो हो जाती है, राइटिंग की भी हो जाती है, पर लिसनिंग और रीडिंग की हैबिट बहुत कम हो पाती है। तो ये चारों स्किल्स इसीलिए हम लोगों को पढ़ाया जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी कंपटीशन के लिए। और चारों एक दूसरे से क्या होती हैं, एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। तो चलिए आइए अब टॉपिक पे आते हैं और फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं। फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या कह रहा है कि द फिगर ऑफ स्पीच इज अ वे ऑफ यूजिंग लैंग्वेज to convey or suggest a meaning, to convey or suggest a meaning beyond the literal meaning of the word। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि द फिगर ऑफ स्पीच इज अ वे, फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा वे है लैंग्वेज यूज करने का जो कन्वे करता है या सजेस्ट करता है मीनिंग को बियॉन्ड द लिटरेरल मीनिंग ऑफ द वर्ड। मतलब ऐसे शब्द लिटरेरल मीनिंग शब्दों के जो लिटरेरल मीनिंग होते हैं से परे होते हैं। बियॉन्ड मतलब क्या होता है, से परे। ठीक है ना। तो फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा वे ऑफ यूजिंग लैंग्वेज है जो सजेस्ट करता है लिटरेरल मीनिंग से परे वर्ल्ड को, मतलब बहुत अच्छे वे में। वैसे फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, जो हमारी लैंग्वेज को क्या करता है, लैंग्वेज को प्रॉपरली डेकोरेट करता है। प्रॉपरली क्या करता है, डेकोरेट करता है। मतलब जो लैंग्वेज प्रॉपर यूज होती है ना, उसको अच्छे अच्छे वर्ड्स के थ्रू हम यूज़ करते हैं और उस लैंग्वेज को प्रॉपरली डेकोरेट करते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच जो है, अगर कहा जाए, फिगर ऑफ स्पीच अगर कहा जाए कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिससे एक अलग प्रकार का वर्णन होता है, या जो आपकी जनरल थॉट्स जो होती है, जो आप जैसे जैसे कहते हैं ना कि आप अगर जनरल थॉट्स कुछ लिखो, उसको अधिक मतलब और ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने के लिए हम भिन्न भिन्न वर्ड्स का यूज़ करते हैं। और वही वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स फिगर ऑफ स्पीच कहलाते हैं, जिनसे हम क्या करते हैं कि अपने लिटरेरल मीनिंग को यूज़ करके उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को, उस पर्टिकुलर एक पैरा को क्या बनाते हैं, इम्प्रेसिव बना देते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच जो है रिजेम्बलेंस पर बेस्ड होते हैं, जैसे सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी। देखो ये लिखा है ना कि फिगर ऑफ स्पीच क्लासीफाई करता है, यानी किस पर बेस्ड होता है, क्लासिफिकेशन कई तरह से किया जाता है। रिजेम्बलेंस बेस्ड, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रॉफी। ठीक है। कुछ फिगर ऑफ स्पीच जो एसोसिएशन पर बेस्ड होते हैं, मतलब फिगर ऑफ स्पीच रिजेम्बलेंस पर बेस्ड होते हैं। अब रिजेम्बलेंस पर कौन सा बेस्ड होता है, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी। कुछ होते हैं जो किस पर बेस्ड होते हैं, एसोसिएशन पर,
यानी जो कोई एक चीज़ दूसरे से रिलेट कर जाती है, जैसे सेनेकडॉक है और मेटो मेटोनॉमी है, ये क्या होती है, एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं। तो कुछ रिजेम्बलेंस होते हैं और कुछ क्या होते हैं, रिजेम्बलेंस मतलब एक कुछ मिलते जुलते होते हैं, रिजेम्बलेंस होते हैं, कुछ क्या होते हैं सेनेकडॉक मतलब एसोसिएटेड होते हैं, कुछ होते हैं जो होते हैं कंट्रास्ट पर बेस्ड होते हैं यानी अपोजिट होते हैं, जैसे ऑक्सीमोरन हुआ, एंटीथेसिस हुआ, एपिग्राम हुआ। कुछ होते हैं कंस्ट्रक्शंस और बेस्ड होते हैं, जैसे क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स। तो यही इनका एक तरीके से वर्गीकरण है कि फिगर ऑफ स्पीच को मतलब क्लासिफाइड कर सकते हैं रिजेम्बलेंस के थ्रू, एसोसिएशन के थ्रू बेस्ड कर सकते हैं। दूसरा बेस्ड कर सकते हैं कंट्रास्ट के थ्रू बेस्ड होते हैं, और कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, यही 4 क्लासिफिकेशन है फिगर ऑफ स्पीच के। रिजेम्बलेंस में सिम्बली, मेटाफर, एपोस्ट्रॉफी, पर्सोनिफिकेशन, एसोसिएशन, सनेक्डोग, मेटानॉमी। कंट्रास्ट में आ जाता है एंटीथेसिस, एपिग्राम, ऑक्सीमोरन, और कंस्ट्रक्शंस में आ जाता है हमारा क्या, क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स। ठीक है, तो यही 4 क्लासिफिकेशन के बेस पर फिगर ऑफ स्पीच, 30 फिगर ऑफ स्पीच हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं, वही जो बेस्ड हैं फिगर ऑफ स्पीच, उन्हीं में से आ सकता है। तो चलिए आते हैं, फर्स्ट हमारा है सिमिली। फर्स्ट क्या है, हम पढ़ेंगे अबाउट सिमिली। सिमिली हमारा कह रहा है कि इन द सिमिली द कंपैरिजन बिटवीन द टू थिंग्स इज मेड एक्सप्लिसिट बाय द यूज ऑफ द वर्ड एज और लाइक। सिमिली तो सबको पहचान में आ जाता है कि जहाँ पर अलग अलग दो वस्तुओं का कंपैरिजन किया जाता है जो कम से कम एक चीज में समान हो, और मोस्ट प्रोबेबली एज और लाइक वर्ड जिसमें यूज हो, वही सिमिली कहलाता है। तो ये तो समझ में आ जाता है, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, मेड एक्सप्लिसिट बाय यूज द वर्ड एज एंड लाइक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मेटाफर। मेटाफर भी रिलेट करता है सिमिली से, रिजेम्बलेंस है। अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, इट इज द इमेजिनेटिव यूज ऑफ वर्ड और फ्रेज टू डिस्क्राइब समथिंग एल्स टू शो दैट द टू हैव द सेम क्वालिटीज। यानी जैसे मान लीजिए, इनमें क्या, मेटाफर में क्या होता है, एज और लाइक वर्ड का यूज नहीं होता, लेकिन आप अगर एज और लाइक वर्ड उसके एग्जाम्पल में लगा के यूज करेंगे ना, तो आपको सेंटेंस का सेंस प्रॉपर मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि सिमिली और मेटाफर क्या है, रिजेम्बलेंस है, रूपक अलंकार बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, मेटाफर में तुलना की जाने वाली बातों को मान लिया जाता है तथा तुलना प्रकट करने वाले शब्द एज और लाइक का प्रयोग नहीं किया जाता। जो तुलना की जाने वाली बात होती है उसको मान लिया जाता है। और सिमिली में क्या होता है, कंपैरिजन दो चीजों का होता है। इसमें क्या है, जो तुलना की जाने वाली बात है उसको माना जाता है, जैसे ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, या अगर हम कहें ऑल द वर्ल्ड्स लाइक अ स्टेज, तो मतलब सेंस निकल रहा है, तब भी निकल रहा है ना। एंड नेक्स्ट है, ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, ही इज लाइक द स्टार ऑफ द फैमिली, तब भी सेंस निकल रहा है। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल इज लाइक द शिप ऑफ डेजर्ट। सरदार पटेल वॉज अ मैन ऑफ आयरन करेज, यानी कि मैन ऑफ आयरन करेज का कंपैरिजन सरदार पटेल की तरह, सरदार पटेल किसकी तरह है, मैन ऑफ आयरन करेज की तरह बताए जा रहे हैं। यानी कंपैरिजन की बात हो रही है कि समुद्रगुप्त वॉज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो समुद्रगुप्त वॉज, मान लीजिए, लाइक द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो सेंस प्रॉपर निकल रहा है, इसीलिए ये मेटाफर होता है। इसमें तुलना की जाने की बात होती है, तुलना की जाने की बात होती है। और एज और सो लाइक शब्द यूज नहीं होते, पर अगर आप उनको लगाकर यूज करोगे तो प्रॉपर सेंस अगर निकल रहा है तो वो मेटाफर है। ठीक है, अगर यूज हो जाएगा तो वो सिमिली है, एज और सो लाइक वर्ड यूज हो जाएंगे तो वो क्या है, सिमिली हो जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट, थर्ड में पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं मानवीकरण अलंकार को, जिसमें कहा जाता है कि लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स से कंपैरिजन मतलब क्वालिटीज से कंपैरिजन किया जाता है। यानी इट इज अ एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट और क्वालिटीज एज ह्यूमन बीइंग, मतलब किसी ऑब्जेक्ट और क्वालिटी
का क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, क्वालिटी एज ए ह्यूमन बीइंग की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, वहाँ पर्सोनिफिकेशन होता है। वहाँ क्या होता है, पर्सन, मतलब इसमें निर्जीव पदार्थ और मन के भावों को इस प्रकार वर्णित किया जाता है कि जैसे उसमें जीवन और बुद्धि की समझ हो, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स का लिविंग थिंग्स से कंपेयर नहीं कहेंगे, या कहेंगे कि के बारे में कंपेयर करके, मतलब कुछ जोड़ करके बताया जाता है। नॉन लिविंग निर्जीव पदार्थों और मन के भावों को इस प्रकार वर्णित किया जाता है जैसे उनमें जीवन और बुद्धि की समझ हो। जैसे डेथ लेज इट्स आइसी हैंड इवन ऑन किंग, लव इज ब्लाइंड। तो लव को क्या है, लव एक ये लिविंग थिंग्स है जो कि ह्यूमन ह्यूमन की कह लीजिए एक ह्यूमन थिंग्स है, और इसको कंपेयर किया गया है ब्लाइंड से। लव क्या है, ब्लाइंड है, अंधा है। प्यार क्या है, अंधा है। और ये क्या है, ये एक ये क्या है, ये मन के भावों को वर्णित करने वाला एक शब्द है। इसीलिए इस यहाँ पर ऐसे जगह पर पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग होगा। ये करता है द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट और क्वालिटीज एज ए ह्यूमन बीइंग। राइट, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं फोर में। फोर हमारा क्या कहता है, फोर हमारा क्या कहता है ये देखते हैं। एन एपोस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द absent, or to a personified object or idea. It is a special form of personification. ये एक स्पेशल फॉर्म है पर्सोनिफिकेशन की, एपोस्ट्रॉफी। लेकिन ये क्या है, ये डायरेक्ट एड्रेस करती है किसको, टू द डेड, डेड को, और जो टू द absent को, और जो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया है उनको क्या करती है, डायरेक्ट एड्रेस करती है, यानी कि संबोधित करती। कभी कभी, अब हिंदी में अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे कि कभी कभी निर्जीव पदार्थों को सजीव प्राणी के रूप में संबोधित किया जाता है। वहां पर क्या होता है, संबोधन करने को एपोस्ट्रोफी कहते हैं। मोस्ट सेंटेंस में ऐसे जो सेंटेंस या तो शाइन मिलेगा, अगर किसी में शाइन नहीं मिलता तो ओ लिख के लिखा जाएगा। ओ लिबर्टी, व्हाट क्राइम्स हैव बीन कमिटेड इन माय नेम, ओ थाई नेम। ठीक है। और एक सेंटेंस है ओ डेथ, फिर अपोस्ट्रोफी साइन, कम सून। क्या है, कम सून, ओ डेथ, जल्दी आना। तो क्या हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरीके से संबोधित कर रहे हैं किसको, डेथ को संबोधित कर रहे हैं कि जल्दी आना। तो वही कह रहा है कि आप अगर डायरेक्ट एड्रेस करते हैं टू डेड को, अब्सेंट को, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट को और आइडिया को, तो ये क्या होता है, एक तरीके से एड्रेस करना एपोस्ट्रोफी होता है। और एग्जाम्पल से समझ रहे होंगे कि ओ लिबर्टी, ओ विंड लिखा हुआ है तो ये पर्सोनिफिकेशन होगा। चलिए अब आते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। मिल्टन थाउ शुडेस्ट बी लिविंग एंड दिस आवर, ये क्या है, ये भी एपोस्ट्रोफी है जो कि वर्ड्सवर्थ के लंदन 1802 या टू मिल्टन से लाइन ली गई है। मिल्टन को संबोधित किया जा रहा था, हाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, वर्ड्सवर्थ मिल्टन को करके लाइन एड्रेस करके, मिल्टन को एड्रेस करके लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एलिगोरी। तो एलिगोरी क्या होता है, एलिगोरी आप सबको पता है कि क्या होता है, मोरल, मतलब एलिगोरी इज ए स्टाइल ऑफ राइटिंग है। एलिगोरी इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग इन विच इनमें ईच करेक्टर और इवेंट इज अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर क्वालिटी। राइट, एलिगोरी क्या है, एलिगोरी एक स्टाइल ऑफ राइटिंग है जिसमें करेक्टर और इवेंट्स क्या होते हैं, एक सिंबल रिप्रेजेंटिंग करते हैं पर्टिकुलर क्वालिटी पर, पर्टिकुलर क्वालिटी, एक पर्टिकुलर क्वालिटी पर सिंबल रिप्रेजेंटिंग होता है। जैसे बनियान पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, क्रिश्चियन स्केप्स, बनियान का जो पिलग्रिम प्रोग्रेस है उसमें क्रिश्चियन स्केप हो जाता है फ्रॉम द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन की सिटी से, travels through the slough of despondence, visit Vanity Fair and finally arrive at the celestial city। ठीक है, तो ये सिंबल रिप्रेजेंटेटिव क्या है, उसकी पर्टिकुलर क्वालिटी का, कहाँ कहाँ से किसने, सेलेस्टियल सिटी, कहाँ वैनिटी फेयर। तो ये सब चीज़ें जो है एक स्टाइल ऑफ राइटिंग है जिसमें सारे करेक्ट जिसमें जिसमें कि ईच करेक्टर और इवेंट और सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर क्वालिटी। राइट, नेक्स्ट हम आगे आते हैं, देखते हैं सिक्स, एंथेसिस, एंटीथीसिस। क्या है ये, एंटी और थीसिस। एंटीथीसिस क्या होता है, इट इज अ सिंपल कंट्रास्ट
अभी तक हमने जो देखे वो देखे किस पर बेस्ड देखे, रिजेम्बलेंस पर बेस्ड देखे। किस पर बेस्ड देखे, रिजेम्बलेंस पर बेस्ड देखे। कौन से, सिमिली देखा रिजेम्बलेंस पर बेस्ड, क्या देखा, सिमिली देखा है हमने एक रिजेम्बलेंस पर बेस्ड, और क्या देखा, मेटाफर देखा, मेटाफर देखा, और देखा एपॉस्ट्रॉफी, एपॉस्ट्रॉफी देखा। ठीक है, क्या देखा, एपॉस्ट्रॉफी देखा, और पर्सोनिफिकेशन। ये हमारे क्या थे, पर्सोनिफिकेशन, ये हमारे क्या थे, ये हमारे थे रिजेम्बलेंस पर बेस्ड। अब शुरू होता है कंट्रास्ट पर बेस्ड, एंटीथेसिस। इट इज अ सिंपल कंट्रास्ट इनेट, इट इज अ सेटिंग ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर। इसमें एक ऐसी सेटिंग होती है कि एक चीज दूसरे के अगेंस्ट होती है। बट क्या होता है, एक चीज दूसरे के अगेंस्ट होती है। जैसे टू इर इज अ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, क्या है, टू इर इज अ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। मैन, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल होगा कि मैन मैन प्रपोजेस, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। ठीक है, तो इसमें जो हम अंडरलाइन करेंगे वो ये करेंगे केवल कि मैन प्रपोजेस और गॉड डिस्पोजेस। ठीक है, गॉड मेड, गॉड मेड गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। गॉड ने क्या बनाई है, कंट्री, और मैन ने क्या बनाया है, टाउन। तो क्या है ये ऐसी चीजें जो इस तरीके से दिखाई जाएंगी सेंटेंस में, वो एंटीथेसिस होंगी। क्या होंगी, एंटीथेसिस होंगी, जिसमें ऐसी चीज सेट की जाएगी कि एक चीज दूसरे के क्या हो, अलग हो। ये एक ऐसा अलंकार है एंटीथेसिस जो विचारों या विरोधाभास के रस को संदर्भित करता है। अर्थात कहने का मतलब ये कि ऐसे शब्दों या वाक्यांशों के दो समूह के बीच कुछ विरोधाभास होता है, लेकिन वो एक दूसरे के विपरीत बैलेंस्ड होते हैं। ठीक है ना, मतलब वो एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं बट बैलेंस्ड होते हैं। और दो समूह के बीच कुछ विरोधाभास तो हो जाता है, जैसे ये एक समूह के बीच ये एक समूह के बीच दोनों विरोधाभास तो हुआ, पर दोनों अपने अपने आप में क्या है, बैलेंस्ड है। यूनाइट वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। ठीक है, दोनों अपने आप में क्या है, बैलेंस्ड है। राइट, चलिए मूव टू नेक्स्ट आता है एपीग्राम। मैक्सिमम ऑफ सेंस इन द मिनिमम ऑफ स्पेस इज एपीग्राम। मतलब मैक्सिमम ऑफ सेंस, सेंस सबसे ज्यादा है बट स्पेस कम है, यानी आपको सेंस बहुत है कि हमें बहुत सारा लिखना है, बहुत सारा, लेकिन आपका क्या है, स्पेस कम है, वो एपीग्राम। ओनली अ फ्यू वर्ड्स कन्वे अ लॉट ऑफ सेंस। मतलब कि कहते हैं ना कि जैसे छोटी लाइन लिख दी, लेकिन उसमें जो हिडन मतलब है उन लाइनों का, वो बहुत बड़ा मतलब है। तो वही चीज की सेंस बहुत सारा है बट वर्ड्स कम है। सेंस जो है बहुत सारा दिया गया, a lot of sense, a lot of sense, only use only a few words, use only a few, only use a few words, ओनली यूज अ फ्यू वर्ड्स। एपिग्राम क्या होता है, ओनली यूज अ फ्यू वर्ड्स, केवल फ्यू वर्ड्स को यूज किया, और कन्वे अ लॉट ऑफ सेंस, कन्वे अ लॉट ऑफ सेंस। यूज ओनली फ्यू वर्ड्स और कन्वे अ लॉट ऑफ सेंस, तो क्या होगा यहाँ पर, इपिग्राम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कवर डाई मैनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ। इसमें क्या कहा गया है कि कायर मरता है, मतलब कायर डाई मैनी टाइम्स बिफोर डियर डेथ। कायर आदमी जो होता है अपनी मौत के पहले कई बार मर चुका होता है, केवल उसको मौत ही नहीं मिली होती है, लेकिन वो मौत का ही इंतजार नहीं कर रहा होता है, पर वो मौत से पहले, क्योंकि कायर होता है ना, तो वो पहले ही कई बार मर चुका होता है। कावर डाई मैनी टाइम्स बिफोर डियर डेथ। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट। आर्ट जो होती है ना, वो अपने आप में कुछ छुपाए भी रहती। कभी कभी आपने कोई आर्ट देखी होगी, वो क्या होती है, कुछ ना कुछ चीजें, चित्र जो इमेज होती है वो कह रही होती है, बहुत कुछ छुपा होता है इसमें, तो वो भी एपिग्राम होती है। विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स इनविजिबल, यानी विजन, कभी कभी जो विजन दिखने वाली चीज, विजन द आर्ट, जो आर्ट में दिख रहा होता है, और सीइंग थिंग्स क्या होती हैं, उसमें इनविजिबल होती है। वो अगर जो
बहुत मतलब गहराई से जानने वाला पर्सन होगा वो तो पहचान ले जाएगा। इसीलिए कहा गया है ओनली यूज अ फ्यू वर्ड्स कन्वे अ लॉट ऑफ सेंस। ओनली यूज अ फ्यू वर्ड्स कन्वे करता है लॉट ऑफ सेंस, उसको बोलते हैं एपीग्राम। क्या बोलते हैं? एपीग्राम बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीमोरन। इट इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस एंड ब्रिंग्स टुगेदर टू अ मोर वर्ड इन अ फ्रेज विद अपोजिट और कॉन्फ्लिक्टिंग मीनिंग्स, राइट। अब इसमें उसमें डिफरेंस क्या है एंटीथेसिस और उसमें ऑक्सीमोरन में? एंटीथेसिस क्या है कि दो समूहों के बीच में विरोधाभास होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं बट बैलेंस्ड होते हैं। ऑक्सीमोरन क्या है कि यह अलंकार एंटीथेसिस विरोध या प्रतिपक्षता का तो रूप है ही, पर इसमें दो परस्पर ऐसे विरोधी गुण होते हैं जो एक ही समय में एक ही वस्तु के लिए व्यक्त किए जाते हैं। जो एक ही समय में एक ही मतलब उसमें जो अपोजिट क्वालिटीज होती हैं एक ही समय में एक ही चीज के लिए कही जाती हैं, वो ऑक्सीमोरन्स होता है, ठीक है। और एंटीथीसिस क्या होता है? एंटीथीसिस होता है कि कुछ ऐसे विरोधाभास होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत तो होते हैं बट बैलेंस्ड होते हैं। एंटीथीसिस का मतलब है कि ये विरोधाभास एक दूसरे के होते हैं बट बैलेंस्ड होते हैं, और ऑक्सीमोरन कहता है कि ये विरोधाभास होते हैं बट एक ही समय में एक ही चीज की क्वालिटी एक दूसरे के अपोजिट होती है, ठीक है। एन ऑनेस्ट रफ अ वाइज फूल, यानी वाइज भी है फूल भी है, यानी कैसा है? वाइज फूल है, वाइज फूल है। लाइफ इज अ बिटर स्वीट, यानी कड़वी भी है, कड़वी स्वीट है, ठीक है। यानी लाइफ के ही बारे में तो बात कर रहा है। तो एक ही समय में लाइफ की क्वालिटी क्या है? एक ही समय में एक ही ऑब्जेक्ट्स के बारे में दो क्वालिटियां अपोजिट हैं, वो ऑक्सीमोरन है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि एक ही समय में लाइफ इज अ बिटर स्वीट देख लेते हैं तो ये क्या है? एक ही वस्तु यानी कि लाइफ, एक ही वस्तु का एक ही समय में वस्तु की क्वालिटी का विरोध होना। वस्तु की क्वालिटी क्या है? वस्तु की क्वालिटी विपरीत होना। वस्तु की क्वालिटी का विपरीत होना क्या कहलाता है? ऑक्सीमोरन। लेकिन एपीग्राम क्या कहता है? ओनली यूज अ फ्यू वर्ड्स कन्वे अ लॉट ऑफ सेंस। अच्छा, एपीग्राम नहीं, एंटीथीसिस कहता है कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। डजेंट मैटर कि एक चीज के दो अपोजिट हैं, एक ही समय में अपोजिट है, ये मैटर नहीं करता, बट वो डिवाइड अपोजिट होकर भी अपने आप में बैलेंस्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं पन। पन हमारा क्या कहता है? पन कहता है इट इज अ प्ले ऑन वर्ड्स। पन जो है वर्ड से खेलता है, प्ले ऑन वर्ड्स, एंड इट इज यूज्ड इन अ सच अ वे दैट इट इज कैपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग विच आर ह्यूमरस। मतलब एक ही वर्ड दिया हुआ है और उसके कई मीनिंग हैं, यानी कि इट इज अ प्ले ऑफ वर्ड्स। एक ही वर्ड्स के साथ कई प्ले उस लाइनिंग में दिखा दिए गए हैं, उसके कई मतलब बता दिए गए हैं ह्यूमरस वे में, वो कहलाता है पन। जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्लेष अलंकार बोलते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है मेटोनॉमी। ये जैसे ये एग्जाम्पल दिया है अ वुमेन पाउडर्स अ वुमेन पाउडर, ये इसका एग्जाम्पल है पन का। पन का एग्जाम्पल क्या है? अ वुमेन पाउडर्स द फेस वाइल अ शोल्डर फेसेस द पाउडर, राइट। एक वुमेन पाउडर फेस पे लगता है और वाइल अ शोल्डर फेसेस द पाउडर। और एक शोल्डर जो होते हैं, मतलब सोल्जर जो होते हैं, शोल्डर नहीं, सोल्जर जो होते हैं वो क्या करते हैं? फेस करते हैं पाउडर्स को। यानी कि ये जो फेसेस द पाउडर वर्ड है, इसके दो मतलब है, एक चेहरे पे लगाने वाला और एक जो वॉर के समय धूल उड़ती हुई दिखती है फेस पर लगती है, तो वो कह रहे हैं युद्ध लड़ते समय सोल्जर जो होते हैं, युद्ध लड़ते समय सोल्जर जो होते हैं वो
क्या फेस करते हैं, पाउडर यानी धूल मिट्टी फेस करते हैं। तो वही पन है, दो वर्ड एक ही वर्ड है लेकिन मीनिंग्स क्या है दोनों की अलग अलग, यानी प्ले ऑन वर्ड्स। मेटानॉमी, हम मेटानॉमी में आते हैं तो हमने मेटानॉमी और सनेक्डोट ये सब एग्जाम्पल क्या बताए थे, ये सारे एग्जाम्पल हमने बताए थे एसोसिएटेड है, यानी एक दूसरे से एसोसिएशन रखते हैं। तो क्लासिफिकेशन अगर फिगर ऑफ स्पीच का होगा तो थ्रू रिजेम्बलेंस, कंट्रास्ट, एसोसिएशन और लास्ट कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड होता है। ठीक है, मेटोनॉमी क्या होती है, इट मीन्स नेम चेंज, इट मीन्स क्या होता है, नेम चेंज। इट इज द यूज ऑफ एन क्वालिटी फॉर द थिंग्स, दिस क्वालिटी सजेस्ट द थिंग्स एसोसिएटेड विद इट। मतलब ये इसका मतलब मेटोनॉमी का मतलब होता है नाम का बदलना, और ये इट इज द यूज ऑफ एन क्वालिटी फॉर द थिंग्स मतलब किसी भी चीज के लिए इट इज़ द यूज ऑफ एन क्वालिटी, क्वालिटी की तरह यूज करना, और ये क्वालिटी सजेस्ट करती है उस चीज, दिस क्वालिटी सजेस्ट द थिंग्स एसोसिएटेड विद इट, कैसे एसोसिएटेड है ये क्वालिटी उस चीज से, कैसे एसोसिएटेड है इस बारे में क्या करती है, बताती है, इस बारे में क्या करती है, बताती है। मेटोनॉमी को हिंदी में बोलते हैं लक्षणा, क्या बोलते हैं, लक्षणा, नाम का परिवर्तन। इस अलंकार में विशेष के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है। क्या है, विशेष के लिए, विशेष के मेटानॉमी में विशेष के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है, विशेष के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्राउन फॉर किंग, पेन फॉर राइटर एंड पर्स फॉर मनी। तो यहाँ क्राउन किसके लिए है, किंग के लिए, और ये क्राउन क्या है, एक तरीके से क्राउन क्या है, एक तरीके से एग्जेक्टिव है, क्यों है, क्योंकि वो राजा है और उसके लिए है। ठीक है, तो ये लिखा है क्राउन फॉर किंग, पेन फॉर राइटर एंड पर्स फॉर द मनी। अ पेन इज माइटर देन सॉल्ट, पेन क्या होता है, कभी कभी तलवार से भी ज्यादा पैना होता है, कहीं पर भी गलत अगर पेन से साइन कर दिया बहुत महंगा साबित हो सकता है आपको। तो मेटानॉमी क्या है, नेम चेंज करता है, मतलब किसी चीज की क्वालिटी जो होती है, मतलब उस किसी भी चीज की जो थिंग्स है उसकी जो क्वालिटी होगी ना वो एसोसिएटेड होगी उस चीज से, उस चीज से जो क्वालिटी होगी उस चीज की वो एसोसिएट करेगी। आई हैव रीड कीट्स, आई हैव रीड कीट्स। अब कीट्स के बारे में उसने पढ़ा, यानी कि उसने बहुत कुछ सीखा कीट्स के बारे में। ग्रे हेयर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, ग्रे हेयर्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ग्रे हेयर का मतलब ओल्ड पर्सन। तो क्या कह दिया यहाँ, ग्रे हेयर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, नाम चेंज कर दिया, ग्रे हेयर्स लिख दिया, क्या लिख दिया, ग्रे हेयर्स लिख दिया। बट क्या कह रहा है कि जो ओल्ड पर्सन है, ग्रे हेयर्स का मतलब क्या है, ओल्ड पर्सन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई होप समझ आ रहा होगा। नाम चेंज कर देता है लेकिन उस नाम को जो चेंज करके लिखता है उसकी जो क्वालिटी होती है वो उस चीज से एसोसिएटेड होती है। ठीक है, आई एम एडिक्टेड टू द बॉटल, आई एम एडिक्टेड टू द बॉटल, और यहाँ वाइन की तरह नाम वाइन से एसोसिएट कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं सनेक्डोट। इट इज अ फॉर्म ऑफ मेटानॉमी इन विच अ पार्ट इज यूज्ड, जो पार्ट यूज किया जाता है होल के लिए, पूरे के लिए, और जो होल पार्ट होता है वो यूज किया जाता है पार्ट के लिए। यानी कोई चीज अगर ये पूरी है तो वो यूज की जाएगी किस लिए, धीरे धीरे हटा के, किस लिए, धीरे धीरे पार्ट पे आ गई। ठीक है, कोई एक चीज पूरी है उसको यूज कर रहे हैं, पार्ट में कन्वर्ट कर दी, कोई एक चीज पार्ट में है, यूज करते 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 किस में आ गई, होल में आ गई, पूरी बन गई। तो वो क्या कहलाता है, सनेक्डोट, क्या कहलाता है, सनेक्डोट, क्या कहलाता है, सनेक्डोट कहलाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिए हैं सनेक्डोट क्या होता है, उपलक्षक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, उप, ओहो, इसको बोलते हैं उपलक्षक, उपलक्षक यानी इसमें पूर्ण के लिए अंश तथा अंश के लिए पूर्ण का उल्लेख किया जाता है। पूर्ण के लिए अंश मतलब विच इज द अ पार्ट इज यूज्ड फॉर द होल एंड द होल इज यूज्ड फॉर अ द पार्ट, द होल इज यूज्ड फॉर द पार्ट, द होल इज यूज्ड फॉर द पार्ट।
फॉर द पार्ट, ठीक है। चलिए, तो जैसे लिखा आई एम अ पुअर क्रिएचर, यानी मैन के लिए यूज किया गया है। ही इज अ वर्दी इज हिज स्टील, यानी स्टील, स्टील मतलब ही इज वर्दी इज हिज स्टील, उसके लिए बेकार है स्टील, यानी के लिए वो तलवार यूज करता है, बट उसके लिए क्या है, स्टील बेकार है। स्टील अपने आप में एक पूरा रूप है, होल है, और उसी से आज जो उसी के पार्ट से ही बनी हुई क्या है, सॉल्ड है। तो मतलब वही होल टू पार्ट एंड पार्ट टू होल, 5 more hands आर नीडेड, मतलब कि 5 हाथ की जरूरत और है, ठीक है। ही हैज मैनी माउथ टू फीड, ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन यूरोप कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। चलिए, ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट है क्लाइमैक्स, जो कि कंस्ट्रक्शंस पर बेस्ड है। तो हमने बताया फिगर ऑफ स्पीच के क्लासिफिकेशन, रिजेम्बलेंस, कंट्रास्ट और एसोसिएशन और कंस्ट्रक्शंस पर बेस्ड है। इट इन इट, इसमें क्या है, इन इट अ सीरीज ऑफ आइडियाज और एक्सप्रेशन आर अरेंज्ड इन अ सीरीज इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। इसमें क्या है, इन इट क्लाइमैक्स में क्या है कि एक आइडिया है सीरीज का, एक्सप्रेशन है और अरेंज्ड है इन अ सीरीज में और इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, और उसकी जो सीरीज का क्रम है ना, ऑर्डर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छे से इसको डिक्टेट कर देते हैं आपको क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स के बारे में। अगर मुझे क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स के बारे में बताना है, तो क्लाइमैक्स है पराकाष्ठा, मतलब क्लाइमैक्स ग्रीक भाषा के, क्लाइमैक्स क्या है, ग्रीक भाषा के, क्लाइमैक्स जो है ग्रीक भाषा के, एक मिनट, क्लाइमैक्स जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के क्लाइमैक्स इस शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य होता है अ लैडर। क्या तात्पर्य होता है, लैडर, लैडर माने होता है सीढ़ी, अ लैडर। क्लाइमैक्स मतलब क्लाइमैक्स वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से बना है, जिसका मतलब होता है क्लाइमैक्स, यानी अ लैडर, सीढ़ी। इससे विचारों की श्रृंखला को उनके बढ़ते हुए इंपॉर्टेंस के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। क्या कह रहा है कि अ सीरीज ऑफ आइडिया और एक्सप्रेशन, मतलब जो आइडिया और एक्सप्रेशन है उनको अरेंज्ड किया जाता है इन अ सीरीज इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, उनके इम्पोर्टेंस के अनुसार जो है, यानी उनके बढ़ते हुए इम्पोर्टेंस के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। तो इन इट अ सीरीज ऑफ आइडिया और एक्सप्रेशंस आर अरेंज्ड इन अ सीरीज इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस के ऑर्डर में हम सीरीज के आइडिया और एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है। ही वॉज, जैसे लिखा है क्लाइमैक्स में, ही वॉज एब्यूज्ड, बीटन एंड किल्ड। पहले उसने क्या किया, एब्यूज्ड किया, फिर मारा, फिर क्या हुआ, फिर पीटा। पहले उसने एब्यूज्ड किया, फिर पीटा, फिर उसने मार दिया। यानी क्या है कि इम्पोर्टेंस के ऑर्डर के हिसाब से क्रम में लगा हुआ है। एब्यूज्ड, बीटन एंड किल्ड। ही बेक्स, पहले उसने माफी मांगी। ही लाइज, झूठ बोला। ही स्टील्स, उसने चुराया। ही किल्स फॉर वेल्थ, ठीक है। फिर उसने मार दिया, किसके लिए, धन के लिए उसको मार दिया। ही बेक्स, ठीक है। तो ये क्या है कि अरेंज किया हुआ है एक सीरीज में, ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस के उसमें मैनर में अरेंज किया हुआ है, वो होता है क्लाइमैक्स। फिर है एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स और बैथोस एक ही है। इट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ अ क्लाइमैक्स। ये क्या है, एसेंट फ्रॉम हायर टू लोअर है। ये क्या था, लोअर टू हायर था। क्लाइमैक्स क्या था, लोअर टू हायर। क्लाइमैक्स क्या था, क्लाइमैक्स था लोअर टू हायर। क्लाइमैक्स हमारा इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैनेज कर रहा था, यानी लोअर से, सबसे पहले लोअर इंपॉर्टेंट था, फिर हायर, तो लोअर से हायर की तरफ जा रहा था। वहीं एंटी क्लाइमैक्स क्या है कि हायर, हायर टू लोअर जा रहा है। एंटी क्लाइमैक्स क्या है, हायर टू लोअर जा रहा है। आई डाई, पहले मर गया, फिर बेहोश हुआ, फिर फेल हो गया। तो इसमें क्या था, पहले फेल हुआ, फिर फेंट हो गया, बेहोश हो गया, फिर मर गया। तो सीक्वेंस तो क्लाइमैक्स का बेटर लग रहा है ना। एंटी क्लाइमैक्स तो कुछ पहले मर गया, फिर बेहोश हुआ, फेल हुआ। तो ये है एंटी क्लाइमैक्स। ओवरऑल ये समझना है, जो एक्सेंटेड ऑर्डर में चलती है, एक्सेंटेड श्रृंखला में चलती है, हायर टू लोअर चलती है। After his failure in business, he lost his wife. After his failure in business, he lost his wife, his child and his house and his pet dog. ठीक है।
पहले क्या हुआ, इसमें क्या था, हिज फेलियर इन बिजनेस, ही लॉस्ट हिज पेट डॉग, देन हिज हाउस एंड देन चाइल्ड एंड हिज वाइफ। ठीक है, तो ये अपोजिट चल रहा है, ये क्या है उसका, जस्ट हायर टू लोअर चल रहा है। और वो क्या है, क्लाइमेक्स एक ग्रीक वर्ड, क्लाइमेक्स KLIMAX से लिया गया, जिसका मतलब होता है लैडर, यानी लोअर से हायर की तरफ चलना, इम्पोर्टेंस का बेस लेते हुए। ठीक है, एंटी क्लाइमेक्स जस्ट अपोजिट, हायर टू लोअर। चलिए आगे आते हैं, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट को समझते हैं, ये ट्रांसफर एपिथेट क्या कह रहा है ये समझते हैं। ये ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या है, हाँ, तो ट्रांसफर एपिथेट क्या कह रहा है कि इसमें विशेषण का विपर्य, विपर्य यानी कि ट्रांसफर्ड, वास्तविक शब्द से किसी ऐसे दूसरे शब्द से कर दिया जाता है जो सेंटेंस में उसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हो। व्हेन अ क्वालिफाइंग एग्जेक्टिव इज शिफ्टेड फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर कॉल्ड ट्रांसफर एपिथेट। मतलब एक क्वालिफाइंग एग्जेक्टिव शिफ्ट कर दिया जाता है एक शब्द से दूसरे में, और उसी को कहते हैं ट्रांसफर एपिथेट। आई ले ऑल नाइट ऑन माई स्लीपलेस पिलो, मैं सारी रात लेटा रहा किस पर, माई स्लीपलेस पिलो पे, जिस पर नींद नहीं आती है उस पिलो पर लेटा रहा। बताओ ये क्या है, एक क्वालिफाइंग एग्जेक्टिव शिफ्ट कर दिया गया एक वर्ड से दूसरे में, ट्रांसफर एपिथेट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ही पास्ड अ रेस्टलेस नाइट, द क्लोस्टर ओपन हर पिटिंग गेट। तो ये ट्रांसफर एपिथेट समझ में आ गया, एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव क्वालिफाई करता है एक शब्द से दूसरे में। चलिए, हाइपरबोल एंड एग्जाग्रेशन नेक्स्ट है, एवरीबडी नोज अबाउट हाइपरबोल। इट इज एन एग्जाग्रेट स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट, यानी किसी भी चीज के बारे में, किसी भी इवेंट के बारे में, किसी भी स्पीच के बारे में, किसी के बारे में बहुत ही एग्जाग्रेटेड होके स्टेटमेंट दे देना, सब ट्रुथ का एग्जाग्रेटेड स्टेटमेंट बना देना, जैसे ऑल द वाटर ऑफ रिवर कैन नॉट क्वेंच हिज थर्स्ट, सारा पानी भी मिल जाए अगर नदी का, तब भी वो उसकी प्यास नहीं बुझा सकता है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, बहुत ही ज्यादा नहीं बोल गया। तो वही चीज है कि हाइपर बोल, ज्यादा ज्यादा बोल जाना, एग्जैगरेशन बहुत ज्यादा से ज्यादा हो जाना। नेक्स्ट है फेबल। फेबल का मतलब होता है इट इज ए स्टोरी कन्वेइंग अ मोरालिटी एंड हैविंग एनिमल्स एंड इज इट्स करेक्टर सच एज द स्पाइडर एंड द बी, स्विफ्ट फेबल्स, सब ये क्या होते हैं, ये सब फेबल हुआ, एपोलॉग हुआ, ये क्या मोरालिटी लेसन को टीच करते हैं, मोरालिटी लेसन को टीच करते हैं। अच्छा, एपिग्राम हमने क्या पढ़ाया था, ओनली यूज अ फ्यू वर्ड्स कन्वे अ लॉट ऑफ सेंस, राइट। चलिए अब पैराडॉक्स आ जाते हैं, तो ऑक्सीमोरन पढ़ा था, एंटीथेसिस पढ़ा था। एक पैराडॉक्स एक स्टेटमेंट है जिसमें कि विच लुक्स अब्सर्ड एंड कंट्राडिक्टरी बट इज वेल फाउंडेड, जिसमें कि बहुत ही एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बहुत ही अब्सर्ड और कंट्राडिक्टरी तरीके से दिखाया जाता है, बहुत ही कंट्राडिक्टरी तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होता है पैराडॉक्स, वो क्या होता है, पैराडॉक्स। चलिए नेक्स्ट आता है यूफेसिज्म। यूफेसिज्म आता है, इट इज यूज्ड व्हेन समथिंग अनप्लीजेंट इज सेड एग्रीएबल वे, मतलब कि ये इट इज यूज्ड व्हेन समथिंग अनप्लीजेंट, ये कुछ ऐसा है जो समथिंग कैसा है, अनप्लीजेंट है, अनप्लीजेंट कहा जाता है एग्रीएबल वे में। एग्रीएबल वे में कैसा कहा जाता है, अनप्लीजेंट वे में। ही हैज गॉन टू स्लीप फॉर एवर, वो हमेशा के लिए क्या हो गया, डाइड। ही हैज गॉन टू स्लीप फॉर एवर, इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा के लिए सो गया यानी कि मर गया, हमेशा के लिए सो गया यानी कि मर गया। व्हेन समथिंग अनप्लीजेंट इज सेड एग्री, मतलब ये नहीं, ये उसने नहीं बोला कि क्या हो गया, ही इज डाइड, ये नहीं बोला उसने, एक प्लीजेंट रास्ता, मतलब ये ही इज डाइड बोलो तो एक अनप्लीजेंट लग रहा है ना, उसने इसी ही बात को बहुत ही प्रॉपर तरीके से बोला, एग्रीवेबल वे में बोला कि he has gone to sleep forever. The robbers put him away. उस रॉबर्स को मुझसे क्या करो, द रॉबर्स पुट हिम अवे यानी मर्डरर्ड है वो। टू ब्रीथ वंस लास्ट यानी ये डेथ है, मतलब कि टू ब्रीथ वंस लास्ट, वो आखिरी सांस
ले रहे हैं या ले चुके हैं, वो आखिरी सांस ले चुके हैं। टू ब्रीथ वंस लास्ट, और डेथ कह देगा तो थोड़ा अनप्लीजेंट लगता है ना, तो टू ब्रीथ वंस लास्ट, ठीक है, टू ब्रीथ वंस लास्ट। यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल, लाई। फेरी टेल का मतलब होता है वो झूठ बोल रहे हैं। यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल, क्या तुम मुझे फेरी टेल सुना रहे हो, यानी कि झूठ बोल रहे हो। तो फेरी टेल बोला थोड़ा अच्छा, प्लीजेंट प्लीजेंट वे में लग रहा है। बट क्या है कि अगर लाई बोल दे तो सामने वाला क्या होगा, एक मुक्का मार देगा तब समझ में आएगा, एक एक मुक्का पड़ जाएगा तब समझ में आएगा कि क्या हुआ, तब समझ में आएगा कि हमने कुछ अनप्लीजेंट तरीके से बोल दिया है, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है आयरोनी या सरकाजम। तो आयरोनी इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट विच डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपेरियंस, जो चीज़ जैसे दिखती है और उसकी रियलिटी क्या, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, वही आयरोनी या सरकाजम बोलते हैं। इज टू काइंड टू हेल्प एनीबडी, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये 19 हो गए। नेक्स्ट हमारा क्या है, ओके नेक्स्ट हमारा है, ये एक और है हमारा रह गया है। हाँ नेक्स्ट हमारा क्या है, 20 हाँ, ये जो हमारे रह गए हैं इनको हम कल लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, और इनके साथ ही खत्म होने के साथ ही कुछ एक आध जो इसके होंगे क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, उनको भी प्रैक्टिस करा देंगे। तब तक के लिए चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन देखिए लेना ही लेना है। और नौकरी तब तक मुश्किल है जब तक आप अपने सब्जेक्ट को समझ नहीं पाते। बस आप सब्जेक्ट को जिस दिन समझ जाएंगे ना, नौकरी मतलब कई सारी आ जाएंगी। जब सब्जेक्ट समझ के तुम नौकरी मिल गई, नौकरी आगे आगे रख के और सब्जेक्ट पीछे रख के चलेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। सब्जेक्ट आगे रखिए और नौकरी पीछे रखिए, अपने आप नौकरी पकड़ लेगी तुमको, ठीक है, पकड़ लेगी सब लोगों को। तो चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को, पढ़ते रहिए। पढ़ाई तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। पढ़ाई क्या है, शुरू शुरू में मन नहीं लगता है, सबका होता है मन नहीं लगता है, बट क्या होता है ना कि जो भी लाइफ में चारों तरफ चीज़ें चल रही होती हैं, आप अपना दिमाग अगर किसी बुक को रीड करने और किसी चीज़ों में लगा देते हो तो हर चीज़ काम लगने लगती है। आज सराउंडिंग में जो भी होती है बहुत शांत लगने लगती है। इसीलिए बुक्स रीडिंग, मतलब रीडिंग बुक करनी चाहिए हमेशा ही। बुक क्या होनी चाहिए, रीड करनी चाहिए प्रॉपर, कहने का मतलब ये है। तो सबको समझ में आ गया होगा। तो पढ़ाई अच्छी चीज़ है, पढ़ते रहिए, कभी बंद मत करिए। कोई ना कोई बुक्स पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, बट पढ़ते रहिए। माइंड में और सारी चीज़ों से, फालतू की खुराफात बातों से मतलब मत रखिए। सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स को प्रॉपर समझिए कि क्या कह रहा है। हर चीज़ का अपना मतलब है, हर चीज़ को समझना ज़रूरी होता है। लाइफ है, ऐसे ही चलती है। चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और चैनल को देखिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।